नमस्कार, मैं अंकित कुंवर और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव 2.0। न्यूज़ लाइव 2.0 में साहित्यिक चर्चा से जुड़ा शो किताबी मुलाकात में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विंस्टन चर्चिल, जो किसी समय में किसी ज़माने में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति, उनका कहना था कि एक समय बाद प्रशासनिक अधिकारी या नौकरशाह नहीं रह जाते और ना ही प्रशासनिक अधिकारी। एक बेहद ही प्रतिष्ठित कथन था विंस्टन चर्चिल का। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि आज इस फेसबुक लाइव के माध्यम से जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं वे भारत के जाने माने सिविल सर्वेंट और भारत सरकार में पूर्व सचिव रह चुके हैं। हमारे बीच अनिल स्वरूप सर जुड़े हैं। सर, मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ इस न्यूज़ लाइव 2.0 के किताबी मुलाकात शो में। अनिल स्वरूप जी 2 किताबें लिख चुके हैं और इनकी दूसरी किताब एथिकल डायलेमास ऑफ सिविल सर्वेंट, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, इस पर आज हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं हार्दिक स्वागत करता हूं कि सर हमारे बीच समय निकालकर हमसे जुड़े। और सर, आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि आप एक सिविल सर्वेंट हैं। एक सिविल सेवा में आने का सपना एक छोटे से छोटे व्यक्ति, ये कह सकते हैं एक आम आदमी का सपना होता है, जो कि किसी वक्त किसी समय बाद जाकर खास बन जाता है। तो आपका सिविल सेवा में आने का सपना और आने का जो अनुभव था वो कैसा रहा? सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? बीच में आपकी आवाज कट गई थी, दूसरा भाग मैं नहीं सुन पाया। जी, मैं ये कह रहा था सर कि सिविल सेवा में आने का सपना आम आदमी का सपना होता है, जब किसी एक वक्त बाद वो खास सपना बन जाता है। और मैं जानना चाहूंगा कि आप सिविल सेवा में आपका आने का सपना और आपका जो अनुभव था वो कैसा रहा? सिविल सेवा में आने का सपना मेरे से पूर्व मेरे पिता का था। जब मैं शायद 10 वर्ष या 11 वर्ष का था तो मैंने एक कागज देखा जिसमें मेरे पिता ने स्पष्ट रूप से लिखा था कि आने वाले वर्षों में मैं किस प्रकार से अध्ययन करूंगा, कहाँ करूंगा, क्या करूंगा, जिससे मैं आईएएस अफसर बन सकूं। ये उनका सपना था। फिर जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो मैंने उस सपने को अपना सपना बनाया और अपना सपना बना के प्रयास किया कि मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रवेश कर सकूं। प्रथम वर्ष में जब मैंने परीक्षा दी थी तो मैं पुलिस सेवा में आया, भारतीय पुलिस सेवा में। उसके उपरांत अगले वर्ष मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा में आया। मेरा सपना था, मेरे पिता का सपना था। मुझे प्रसन्नता की थी कि मैं उनका सपना पूरा कर पाया। जी। सर, आपने अभी एक किताब लिखी जो कि एथिकल डायलेमास ऑफ सिविल सर्वेंट, बेसिकली एक प्रशासनिक अधिकारी की जो नैतिक दुविधाएं होती हैं उसको ये उजागर करती है किताब। तो मैं जानना चाहूँगा सर, किताब लिखने का ख्याल और इसके पीछे का अनुभव क्या रहा आपका? शुरू से ही आप लेखक थे या फिर किसी इंसिडेंट से आप इंस्पायर्ड हुए और राइटिंग्स आपने स्टार्ट कर दी? नहीं, थोड़ा बहुत तो मैं लिखता रहता था। जब सेवा में था तब भी लिखता था। सेवा के उपरांत मैं एक पुस्तक लिखना चाहता था, जो एक योजना मैंने क्रियान्वित की थी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। आरंभ मैंने प्रथम पुस्तिका का उसी के संदर्भ में किया था, लेकिन उस अनुभव के बाद मेरा अनुभव कोयला सचिव और शिक्षा सचिव के रूप में रहा और उसमें कुछ ऐसे अनुभव प्राप्त हुए। फिर मैंने प्रथम पुस्तिका जो लिखी, अपनी पुस्तक लिखी, नॉट जस्ट ए सिविल सर्वेंट, वो उस पर आधारित थी। मैं समय समय पे बीच में प्रशासनिक अकादमी मसूरी जाता था और वहां पे हर सीनियरिटी के अधिकारियों से मेरा संपर्क होता था, उनसे मैं चर्चा करता था। तो मैंने अनुभव किया कि जब आरंभिक तौर पर जब कोई व्यक्ति प्रशासनिक सेवा ज्वाइन करता है तो उसमें बड़ा जोश होता है, बड़ा एंथुसियाज्म होता है, वो बहुत कुछ कर गुजरने के लिए तैयार रहता है। फिर जैसे जैसे वो अनुभवी होता है और जैसे जैसे वो सीनियरिटी बढ़ती है, वो उसका जोश थोड़ा कम होने लगता है। ये मैंने अनुभव किया और मैंने जानकारी करने की कोशिश की कि ऐसा क्यों होता है, क्या होता है अधिकारियों में कि शुरू में बड़ा जोश रहता है, ईमानदारी की बात करते हैं, अच्छा कार्य करने का प्रयास करते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके वो थोड़ा कमजोर पड़ता जाता है। तो मुझे ये जानकारी लगी कि ज्यादातर अधिकारी ये महसूस करने लगे कि जो सामान्य रूप से दबाव उन पर आता है वो इतना होता है, या सामान्य व्यवस्था ऐसी है जिसके तहत वो
ईमानदारी और लगन से जो वो कार्य करना चाहते हैं नहीं कर पाते। मेरा अनुभव थोड़ा इससे भिन्न था। मेरा ये मानना था कि इन्हीं परिस्थितियों में, इसी परिवेश में कई ऐसे अधिकारी हैं जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और ये जानकारी करनी चाहिए कि परिस्थितियां उनके लिए भी वही हैं जो हमारे लिए हैं। अगर वो अच्छा कार्य कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। इसी को दृष्टिगत रखते हुए मैंने एथिकल डिलेमास ऑफ सिविल सर्वेंट लिखी, जिसका आरंभ मैं डिलेमा को डिस्क्राइब करके कहता हूं, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं, एक कपलेट से करता हूं। मुख्तसर सी जिंदगी के अजब से अफसाने हैं, यहाँ तीर भी चलाने हैं, परिंदे भी बचाने हैं। ये एक क्विंटेसेंशियल डिलेमा है, एक ये एक परेशानी है अधिकारी के लिए। लेकिन मैं पूरी पुस्तक में इसी बात को दर्शाता हूं विभिन्न दृष्टांतों के माध्यम से कि अधिकारी यदि चाहे तो और उसमें दृढ़ संकल्प है तो इन परिस्थितियों में भी वो अच्छा कार्य कर सकता है और सफल अधिकारी हो सकता है। ये स्वयं उस पे निर्भर करता है। परिस्थितियों का अधिकारी ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। अधिकारी क्या कोई भी नहीं कर सकता। अगर कोई कुछ कर सकता है तो अपने लिए कर सकता है। जैसे एक पुराना शेर है गालिब का, उन्होंने कहा है कि हम इसी में जुड़े रहते हैं, हम आईने मनने के चक्कर में रहते हैं। किताब का एसेंस लास्ट 2 पंक्तियां हैं जो उर्दू में है। देवनागरी में मैं उर्दू तो पढ़ नहीं सकता, लेकिन मैंने उसे देवनागरी में लिखा है कि खुद ही कुकर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। इसका तात्पर्य बड़ा सिंपल है कि आप जो कुछ कर सकते हैं अपने आप स्वयं कर सकते हैं, आपको स्वयं करना है। और अगर आप खुद ही बुलंद कर लेंगे तो आपसे ऊपर वाला भी पूछेगा कि आप क्या चाहते हैं। जी, बिल्कुल सही कहा सर आपने। सर, मेरा दूसरा सवाल ये है कि आपने जिक्र किया कि आप इससे पहले एक किताब नॉट जस्ट अ सिविल सर्वेंट लिख चुके हैं। किताब अभी भी पॉपुलर है और बेस्ट सेलर की लिस्ट में भी शामिल हुई है। उसके बाद आपकी ये दूसरी किताब है, और एक बेस्ट सेलर लेखक होने के वास्ते आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि राइटिंग्स में एक बेस्ट सेलिंग किताब लिखना वाकई एक काबिल तारीफ है, और आप एक पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, उसके बाद आप बेस्ट सेलर लेखक भी बने, यानी आपको दो टैग्स मिल गए, यानी आईएएस अधिकारी भी और बेस्ट सेलर लेखक भी। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैंने पुस्तक इस उद्देश्य से नहीं लिखी थी कि ये बेस्ट सेलर बन जाए। मैं इस पुस्तक के माध्यम से अपने पाठकों तक पहुंचना चाहता था और ये बताना चाहता था, जो मैंने पूर्व प्रश्न के उत्तर में दिया, कि अधिकारी पे बहुत कुछ निर्भर करता है। जहां तक पुस्तक का सवाल है, मैंने उसे बड़ा नेचुरल तरीके से जो मेरे दिमाग में आया लिख दिया। मैं कोई प्रोफेशनल ऑथर नहीं हूं और मुझे इसमें विशेष समस्या भी नहीं हुई लिखने में। मैंने जो ठीक समझा लिख दिया। तो कभी कभी मुझे जब लिटरेरी फेस्टिवल में आमंत्रित किया जाता है तो मैं उनको मना कर देता हूं, क्योंकि मैं कहता हूं कि मेरी पुस्तक पीस ऑफ लिटरेचर नहीं है, ये एक पीस ऑफ एक्सपीरियंस है। जो मैंने अनुभव किया उसको मैंने लिख दिया। इस उद्देश्य से नहीं लिखा कि एक पीस ऑफ लिटरेचर बनेगा या बेस्ट सेलर बनेगा। मैं पाठकों का आभारी हूं कि दोनों पुस्तकों को हजारों की मात्रा में लोगों ने लिया है, पढ़ा है, और जो उसके रिव्यूज आए हैं, जो उन्होंने इस पर टिप्पणियां की हैं, वो बड़ी उत्साहवर्धक हैं, मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। कोई अपना प्रयास तो आदमी करता है, मैंने भी किया, लेकिन ये जानकर हर्ष होता है, प्रसन्नता होती है कि लोगों को वो पुस्तक पसंद आई, और जो टिप्पणियां मुझे प्राप्त हुई हैं वो बाकी मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत है। जी सर, मेरा अगला सवाल ये है कि एक सिविल सर्वेंट की जिंदगी में कौन कौन सी नैतिक दुविधाएं होती हैं? वो आपने बखूबी अपने बुक में, किताब में लिखकर बताया है, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि जो दर्शक हमें देख पा रहे हैं, वो, क्योंकि आप एक सिविल सर्वेंट हैं और आपने वो सारी दुविधाएं फेस की हैं, आपने अनुभव किया है वो सारी चीजों को, तो आप अगर इस लाइव सेशन के माध्यम से बताएंगे तो ज्यादा प्रभावकारी होगा सर। देखिए, ना केवल शासकीय सेवक के जीवन में, मेरे विचार से सबके जीवन में नैतिक दुविधाएं आती हैं। नैतिक दुविधा है क्या? नैतिक दुविधा यह है कि आपके पास चॉइस होती है, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं। पूरा गाना बना, आप निर्णय लेना होता है आपको कि आप कौन सा रास्ता अपनाएं या कौन सा निर्णय लें, किस तरफ जाएं। उदाहरण, जब मैं शुरू में सेवा में आया था, तो मेरी पोस्टिंग हरदोई में हुई थी, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट के रूप में।
ये सन 84 की बात है, सन 1984 की बात है, और इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हो गया था। उसके फलस्वरूप जो उस समय रूलिंग पार्टी थी, उसके कई लोग बहुत आर्सन और लूटिंग में लग गए और एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों के पीछे पड़ गए। मेरा काम यह था कि उनको मैं रोकूं, मैंने रोकने का प्रयास किया। इस प्रयास में मुझे जानकारी मिली कि उस जनपद का एक प्रमुख एमएलए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण एमएलए था, बहुत पावरफुल एमएलए था, वो इसके पीछे था, ये जो दुकानें जलाई जा रही थी और मारपीट हो रही थी। तो मेरे पास दुविधा, मेरी नैतिक दुविधा ये थी कि मैं इस महत्वपूर्ण पावरफुल एमएलए के विरुद्ध कार्रवाई आरंभ करूं ना करूं। ये पहला मेरे जीवन का, शासकीय जीवन का था। अंततः मैंने निर्णय लिया है कि मैं आरंभ करूंगा। मैंने उनके विरुद्ध एनएसए का एक केस बनाया और जिलाधिकारी को भेज दिया। जब उसको मालूम पड़ा कि मैंने ये केस बनाया है, जब उसे मालूम पड़ गया तो वो लखनऊ चला गया। लखनऊ जिला का हेडक्वार्टर, प्रदेश का हेडक्वार्टर है। वहां पे मालूम नहीं किससे बात की, मुझे तुरंत लखनऊ समन किया गया और मुझसे ये कहा गया कि आप वो पत्रावली वापस ले लीजिए। अब मेरे लिए दूसरा नैतिक दुविधा थी, ये दुविधा थी कि मैं फाइल लूं ना लूं। देखिए, नैतिक दुविधा और अन्य दुविधा में अंतर यह है कि नैतिक दुविधा में लीगैलिटी नहीं आती। अगर मैं फाइल वापस ले लेता कोई फर्क नहीं पड़ता, और नहीं लेता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लीगली ना मेरे अगेंस्ट कोई एक्शन ले सकता था, नहीं ले सकता था। मैं कोई लीगल, जहां लीगल फ्लाउटिंग होती है उसके तो लॉ बने हुए हैं। जहां लॉ नहीं है वहां आप क्या सही समझते हैं, गलत समझते हैं, वो है नैतिकता। और मैंने अपनी पुस्तक में लिखा भी है, हर व्यक्ति का नैतिक सिद्धांत अलग हो सकते हैं। ये नहीं कि जो मेरे नैतिक सिद्धांत हैं, तभी अपनी पुस्तक में मैं ये नहीं लिखता कहीं भी कि आप ये करिए। हम पुस्तक में सिर्फ मैंने ये लिखा है कि मैंने ये किया, और अब कई बार मैं जब उसको रिफ्लेक्ट करता हूं पास के कार्यों को, तो मैं देखता हूं शायद मैं वो इस समय नहीं करता। अगर करता इस प्रकरण में मैं अभी भी वही करता। मैंने वो केस बना के भेज दिया। वहां मैंने अधिकारी को, अपने उच्च अधिकारी को बता दिया कि साहब मेरे लिए उचित नहीं होगा, वापस लेना। जब मैं वापस आया तो मेरा ट्रांसफर हो गया। तो ट्रांसफर हो गया तो उस समय मैं बहुत परेशान था कि मैंने सही काम किया, मेरा ट्रांसफर हो गया। जब आप एक सिविल सर्वेंट हों और सरकार में भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा बोलबाला हो, तब आप एक ईमानदार सिविल सर्वेंट रहते हुए इस चुनौती से कैसे लड़ सकते हैं? क्योंकि आपने चीजें फेस की हैं। आपके बुक में एक जगह ऐसा जिक्र हुआ कि एक वक्त था जब एक तरफ मुख्यमंत्री बहुत ईमानदार थे और एक तरफ के मुख्यमंत्री बहुत करप्टेड थे। उस समय आपने इस चुनौती को स्वीकार किया और ईमानदारी को दिखाते हुए आप धीरे धीरे आगे बढ़े। एक बात मैं अपने साथियों से भी कहता हूं, मैं स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि मुख्यमंत्री क्या करेगा क्या नहीं करेगा उस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं। वो भ्रष्ट है या नहीं है, मेरा कोई नियंत्रण नहीं। अगर कोई नियंत्रण है तो मेरा अपने ऊपर है। तो मैंने ये अनुभव किया अपने पूरे कार्यकाल में कि मैं जैसा रहना चाहता हूं, मुझे किसी ने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं की मैं कोई गलत काम करूं। आरंभ में जरूर एक आध ऐसे मौके आए जहां पे ऐसा आभास हुआ कि मुझसे कुछ लोगों ने गलत काम करने को कहा, लेकिन एक बार आपकी ख्याति ऐसी बन जाती है कि अधिकारी गलत काम नहीं करेगा तो ये काम बड़ा आसान हो जाता है। फिर आपसे कोई गलत काम आसानी से नहीं कहता है। और मेरा फिर भी ये भी स्पष्ट मानना है कि आज की तारीख में भी अगर अधिकारी चाहे तो ईमानदारी से काम कर सकता है, चाहे बाकी कोई भ्रष्ट हो, आप पे निर्भर नहीं करता। समस्या कहाँ आती है? समस्या वहां आती है जब आप नेता से कुछ अपेक्षा करने लगते हैं, आपकी कुछ चाह हो जाती है। जब आपकी अपेक्षाएं नहीं होगी किसी से तो आप अपने हिसाब से कार्य कर सकते हैं। आप अगर नेता से कोई रिक्वेस्ट करेंगे, पर्सनल रिक्वेस्ट करेंगे, तो ये समझ लीजिए कि नेता फिर उसका कुछ भुगतान तो जरूर मांगेगा। अपने 38 साल के करियर में मैंने कभी किसी नेता से कुछ नहीं मांगा व्यक्तिगत रूप से, और वही एक कारण था कि जो मैं ठीक समझता था करता था। अगर नेता मुझसे सहमत नहीं होते थे, वैसे मैं ये बताना चाहूंगा कि काफी केसेस में जब बात होती थी किसी भी नेता से, हम लोग अनावश्यक रूप से हर नेता को गाली देते हैं, ऐसा है नहीं। कई बहुत अच्छे नेता थे जिनके साथ मैंने काम किया, और जब उनसे चर्चा होती थी तो अधिकतर केस में मान जाते थे जो आप कहते थे, लेकिन कुछ ऐसे प्रकरण होते जिसमें नहीं मानते थे। और बहुत ही कम ऐसे प्रकरण आए जहां पर इतनी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई कि मेरे को उन्होंने ट्रांसफर कर दिया तो ठीक है, उसमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मुझसे कभी किसी ने पुश नहीं किया कोई गलत काम करने के लिए। और मैं समझता हूं कि हर ईमानदार अधिकारी का ये अनुभव होगा कि बहुत से बहुत नेता क्या करेगा, आपको हटा देगा वहां से। तो अगर आप बहुत चिपकने के चक्कर में नहीं है उस कुर्सी से, तो आप चले जाइए दूसरी जगह वही काम कीजिए। अगर आप, चूंकि आपने मेरी पुस्तक पढ़ी है, आपने उसमें देखा होगा
कि मेरा ट्रांसफर हो जाता तो मैं चला जाता। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर एक ईमानदार आदमी एफिशिएंट भी है, यानी कि कार्य करने में सक्षम है, तो नेता भी उसको चाहता है, क्योंकि हर नेता को काम तो कराना ही कराना। मैंने तो कभी किसी नेता से नहीं कहा कि मुझे सचिव कोयला बना दिया जाए या सचिव शिक्षा बना दिया जाए। उन्होंने ठीक समझा बना दिया, नहीं बनाते तो भी ठीक था, बना दिया तो भी ठीक था, जहां भी होगा अपने हिसाब से जो ठीक समझा काम किया। सर, आपके जिंदगी से ही जुड़ा एक प्रश्न है मेरा कि जब आप मिनिस्ट्री ऑफ कोल में सेक्रेटरी थे, सचिव थे उस पद पे, तब आपने बदलाव लाने की कोशिश की। जिस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ कोल में कई माफिया केसेस भी सामने आए, और उस समय आप चाह रहे थे कि किसी तरह इन माफियाओं को दूर किया जाए, और इसमें आप असफल रहे। कोशिश आपने भरपूर की। ऐसे में तब क्या क्या चुनौतियां थी सर आपके सामने? मैं नहीं समझता कि ये शब्द कहना कि मैं असफल रहा ठीक होगा। इनफैक्ट अगर मेरे पूरा करियर देखें तो कोयले का समय मैं मानता हूं कदाचित सबसे सफल समय था। जब मेरी कोयला सचिव के रूप में नियुक्ति हुई तो मैंने किसी से पूछा कि भाई ये कोयला सेक्टर कैसा है, तो उन्होंने उत्तर में मुझसे एक प्रश्न कर डाला कि आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी है क्या? तो कोयले की स्थिति बहुत गंभीर थी, और जब मैं कोयला सचिव बना तो उस समय वाकई स्थिति बहुत खराब थी। इतना मारामारी थी कोयले के लिए, हम लोगों ने पूरा विस्तार से तो मैंने पुस्तक में बता रखा है, लेकिन हमने कोशिश ये की कि कारण जानने की कोशिश की कि अगर जो समस्या है कोयले की क्यों है, और मुझे बताते हुए हर्ष है कि हमने उस समस्या का समाधान किया। शुरू की मारामारी कोयले से 2 वर्ष उपरांत जब मेरा ट्रांसफर हुआ, उस समय हम उस स्थिति में थे कि हम विचार कर रहे थे कि कोयले को एक्सपोर्ट करें बांग्लादेश को। तो इससे बड़ी मैं नहीं समझता कोई सफलता हो सकती है कि फ्रॉम शॉर्टेज टू अ लेवल वेयर वी वर थिंक इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्टिंग कोल टू बांग्लादेश। आपको एक आंकड़ा जरूर देना चाहूंगा क्योंकि आपने इस पे टिप्पणी की है कि जब मैंने पहले वर्ष में यानी कि 14-15 में जो कोयले का उत्पादन में बढ़ोतरी हुई वो 34 मिलियन टन की थी, जो कि पूर्व वर्षों की 4 सालों की क्यूमुलेटिव इंक्रीज से ज्यादा थी। और इस इंक्रीज के ऊपर अगले वर्ष 44 मीट्रिक टन की अतिरिक्त इंक्रीज हुई। तो प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों वर्षों में रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ। और अगेन ये भी बताना चाहूंगा कि जब मैंने ज्वाइन किया था लगभग 25 से 27 ऐसे पावर प्लांट्स थे जो कि क्रिटिकल थे, यानी कि उनके पास सिर्फ 1, 2 या 3 दिन का कोयला बचा था। वर्ष 2016 में जब मैंने चार्ज हैंडओवर किया उस समय एक भी पावर प्लांट ऐसा नहीं था जो कि क्रिटिकल हो। तो इससे बड़ी सफलता मैं नहीं समझता। और दूसरी सफलता ये थी कि जो कोयला ब्लॉक्स का ऑक्शन की पद्धति प्रस्तुत की गई थी वो ट्रांसपेरेंट थी, एक भी कोई भी उसमें गलती या कोई भी उसके अगेंस्ट कंप्लेंट नहीं हुई। और वो जो व्यवस्था बनी थी 2015 में, वो व्यवस्था आज भी 2021 में जारी है। तो मैं समझता हूँ जो 2 वर्ष मैंने कोयले में बिताए बहुत ही कठिन थे लेकिन बहुत ही सफल थे। जी, बहुत बेहतरीन तरीके से सर आपने अपनी एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए। आखिरी सवाल सर मेरा आपसे ये है कि सिविल सेवा की जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं छात्र, जिनका सपना होता है सिविल सेवा में जाना, और मैंने आपके मोटिवेशनल टॉक्स भी देखे हैं। आप कई जगह आपको आमंत्रित किया जाता है एज ए मोटिवेशनल स्पीकर। तो आप ऐसे छात्रों के लिए कुछ उम्मीद भरा शब्द जो आप कह सकें, जो भी इस लाइव सेशन के माध्यम से हमें देख पा रहे हैं? देखिए, मेरा सबसे प्रथम सुझाव उनसे ये है कि वो स्पष्ट रूप से जान लें कि इस सेवा में आने के लिए सब कुछ आप पे निर्भर करता है, किसी और पे नहीं करता। लोग मुझसे अक्सर प्रश्न करते हैं कि साहब यूपीएससी ये कर रहा है और ये कठिन आ गया, उस पर आपका कोई नियंत्रण है ही नहीं। अगर मान लीजिए अगर वो कर भी रहे हैं, वैसे मेरे विचार से यूपीएससी से अच्छी संस्था है नहीं इस देश में, चयन के दृष्टिकोण से सबसे अच्छी संस्था है। और अगर मान लीजिए बहस के लिए हम ये मान लीजिए कि वो नहीं कर रहा है जो आप चाह रहे हैं, तो आप उनसे कुछ करा नहीं सकते। आप अगर कुछ करा सकते हैं तो अपने आप से करा सकते हैं। तो पहला तो ये निर्धारण कीजिए कि जो करना है वो आपको करना है। फिर नेक्स्ट प्रश्न ये है कि आपको क्या करना है। आपको ये करना है कि पहले आप दृढ़ संकल्प हो जाइए। सपना देखना अच्छी बात है, सपना देखना चाहिए, खाली सपने से आप अपना सपना नहीं पा सकेंगे। आप सपना पाएंगे अपने एक्शन से, अपने कर्म से। उसको निर्धारित कीजिए, उसको करने के लिए आप प्लान कीजिए अच्छा,
हर दिन को प्लान कीजिए, हर हफ्ते को प्लान कीजिए, हर माह को प्लान कीजिए। ईट, स्लीप एंड ड्रिंक एग्जामिनेशन, यूपीएससी एग्जामिनेशन। क्यों? क्योंकि अब कंपटीशन टफ हो गया। अभी भी कभी कभी मुझे रात को ऐसे सपने आते हैं कि मैं यूपीएससी क्वालिफाई नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि अब कंपटीशन बहुत टफ हो गया है। तो अगर टफ है तो आपको उतना ही टफ काम करना। फिर आप एक अच्छी गाइडेंस लीजिए, जिसने अभी शीघ्र ही जो चयनित हुआ हो आपको गाइड करे। गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मालूम पड़ा आप दौड़े जा रहे हैं तेज तेज, लेकिन गलत डायरेक्शन में चले गए तो मुश्किल हो जाता है जी। और फाइन, इस बात पे आप स्पष्ट समझ लीजिए कि आपके हाथ में सिर्फ आपका कर्म है, रिजल्ट नहीं। तो आप कर्म पे पूरा बल दीजिए, मेहनत कीजिए, सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी इसके लिए। थोड़ा सोशल मीडिया से दूर हुई है, टेलीविजन से दूर हुई है, थोड़ा संन्यास लेना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, तब आप क्वालिफाई करेंगे। जी, जी, बहुत आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े सर, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। और आपकी किताब को लेकर हमने इस किताबी मुलाकात शो में चर्चा की। मैं इस लाइव सेशन के माध्यम से जो भी दर्शक हमें देख पा रहे हैं, उनको बताना चाहूँगा कि अनिल स्वरूप जी की जो दूसरी किताब है, सिविल सर्वेंट की ज़िंदगी में एक बेहतरीन और अच्छी तरह से लिखी गई किताबें हैं। जो भी, जैसे सर ने ज़िक्र किया कि जो भी नए सिविल सर्वेंट हैं, जो अभी सिविल सर्वेंट बनने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे जो बन चुके हैं और युवा हैं, उनमें बहुत सारा जोश है, तो उनको अनिल स्वरूप जी की इस किताब को एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। आप किताब अमेज़न, फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर करके मंगा सकते हैं और ये ऑनलाइन भी उपलब्ध है। साथ ही इसका किंडल वर्जन सर उपलब्ध है। किंडल वर्जन अवेलेबल है सर? जी, किंडल वर्जन पे भी, क्योंकि आजकल डिजिटल जर्नलिज्म या डिजिटल युग का दौर है, तो आप इसको किंडल पर भी ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप इस किताबी मुलाकात शो में आए और आपने इस न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म को अहमियत दी और साथ ही आपने अपने कुछ महत्वपूर्ण वक़्त हमारे साथ और कुछ महत्वपूर्ण अनुभव हमारे साथ साझा किए। इसके लिए सर बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। मैं अंकित, अपनी टीम और अपने न्यूज़ लाइव टीम की तरफ से आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।